हो गया। देखो पिछला डेरिवेशन कौन सा किया था आपने, सोलेनॉइड के कारण, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और परिनालिका के अंदर निकालना था बाहर निकालना था, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और परिनालिका के बाहर तो जीरो ही होगा चुंबकीय क्षेत्र। वैसे ही यहाँ पे परिनालिका है, वही परिनालिका है। कैसे परिनालिका, ये होती थी ना परिनालिका, नॉर्मल से किसी बेलन में ऐसे करके तांबे का तार लपेट दो जैसे स्प्रिंग होता है, वही आपकी सोलेनॉइड थी, परिनालिका थी। उसी परिनालिका को लेकर के आप गोल कर दो बस। जैसे कि ये सपोज कर लो ये आपकी परिनालिका है, इसमें आपने ये बेलन है सपोज और तार लपेट दिया है, इसी को पकड़ के आपको क्या कर देना है, गोल कर देना है। जब ये गोल हो जाएगा तो ये किस शेप में आ जाएगा, टोरॉइड। इसको सोलेनॉइड कहते हैं परिनालिका, इसके लिए आप निकाल चुके हो। और इसका जो आंसर आएगा ये है टोरॉइड। इंटरेस्टिंग चीज है कि सोलेनॉइड के लिए भी, परिनालिका और टोरॉइड के लिए भी आंसर सेम आता है। μ0 Ni पिछले बार आंसर आया था सोलेनॉइड के लिए, तो इस बार टोरॉइड के लिए भी आंसर सेम ही आएगा μ0 Ni। कैसे आएगा वो देख लो, बहुत सिंपल है। इसमें के सारे डेरिवेशन 5-5 नंबर पे बनते हैं, किस्मत खराब हुआ तो 3 नंबर में बन जाएगा, ठीक है। बट हैं बहुत आसान आसान, अगर कॉन्सेप्ट पकड़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट अगर पकड़ लिया तो देखो कि सारे डेरिवेशन सेम ही चल रहे हैं, ठीक है। चित्र बस चेंज होते जाएगा। तो आपके पास ये टोरॉइड है और टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, वही सेम टोरॉइड के अंदर निकालना है, बाहर नहीं निकालना है। इसीलिए हो सकता है कभी कभी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे बने, टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अक्ष पर, अक्ष का मतलब भी है उसके अंदर निकालना है, या फिर बोलेगा टोरॉइड के भीतर व बाहर चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, बाहर तो जीरो हो जाएगा, भीतर जो होगा वो आंसर μ0 Ni। अक्ष पर का क्या मतलब है, देखो जैसे टोरॉइड है तो टोरॉइड के एकदम ये सेंटर मान लो कोई, ये बीच में, इसको एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, ये ऐसे घुमा लो, ये अक्ष मान लो, मतलब उस टोरॉइड के भी एकदम बीचों बीच चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है आपको। तो कैसे निकालोगे, मान लो ये सेंटर O है, यहाँ से कितनी दूरी पर, कितनी दूरी मान लें, R ही मानते हैं हम नॉर्मली, कोई त्रिज्या जैसी चीज हो तो, किसी बुक में A से भी दिखाया होगा। और ये पॉइंट मान लो, इधर कोई पॉइंट है P, इधर दिख नहीं रहा तो इधर लिख देता हूँ P। तो आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। किस पॉइंट पर, P, अक्ष पर, मतलब ये बीचों बीच, पूरी टोरॉइड के बीचों बीच चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या करते हैं डेरिवेशन में हम, पहले सबसे पहले पूरे निकालने के लिए सबसे पहले किसका निकालते हैं हम, किसी छोटे से हिस्से का, चाहे गॉस का परमेय पकड़ लो, चाहे यहाँ पे देखो, हर जगह डेरिवेशन में संपूर्ण निकालने से पहले हमने एक छोटा सा स्वल्पांश का निकाला है। तो सपोज कर लो कि इसमें एक छोटा सा हिस्सा हमें पूरे के लिए निकालना है, एकदम बीचों बीच। तो पूरा लेने के बजाय एक छोटा सा हिस्सा ले लो, मान लिया, जैसे हर बार लेते हैं, क्या मानते हैं छोटे से हिस्से को, स्वल्पांश। किस चीज से दिखाते हैं, dl मान लो कि पॉइंट P है और P में जो ये स्वल्पांश है वो स्वल्पांश क्या है, P को इधर लिख देता हूँ, P स्वल्पांश हो गया dl। ये चीज भी अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर वृत्ताकार फेज में है, कुल मिला के ये जो टोरॉइड है ये वृत्ति तो बना रहा है, एक परिनालिका है, और उस परिनालिका को आपने कैसा शेप दे दिया है, वृत्ताकार शेप दे दिया है। और वृत्त के लिए मैंने बताया है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन और dl की डायरेक्शन, स्वल्पांश की डायरेक्शन क्या होती है, सेम ही। जैसे चुंबकीय क्षेत्र करंट ऐसे ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा b और dl की दिशा दोनों क्या होगी, सेम। मतलब एंगल कितना होगा, इस केस में चुंबकीय क्षेत्र भी ऊपर, dl भी ऐसे, और साथ साथ में घूमेंगे। ये सपोज दोनों है, कोई भी एक मार्कर से मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है कोई, तो ये दोनों एकदम साथ साथ में ऐसे ऐसे घूमेंगे पूरे टोरॉइड में। तो देखो डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। पिछले बार भी हमने जितने भी डेरिवेशन हुआ सब में हमने इंटीग्रेशन बी डीएल का यूज किया, और इंटीग्रेशन बी डीएल को हमने एक्सपांड किया, मतलब खोला। इस बार भी इंटीग्रेशन बी डीएल को खोलेंगे, लास्ट में μ0 आएगा, μ0 पिछले बार ni करके आ गया था, इस बार देखते हैं क्या आएगा। बस उन दोनों को कंपेयर करेंगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल है। इसमें बता दो कौन सा हिस्सा चमक रहा है, इधर सही है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो आप, इसके ऊपर जो लिखना है काम हम कर लेंगे। डेरिवेशन देखो पहले, हमें क्योंकि पता है एम्पियर का नियम हमें अप्लाई करना, और एम्पियर का नियम होता है क्या, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन बी डीएल बराबर μ0 i, ये होता है। μ0 i वाला पार्ट किनारे रखो, इसको बाद में हम लेंगे।
पहले लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन बी डी एल को एक्सपेंड कर लो, तो आप कर सकते हो। सीधा हम आते हैं, लिखने का काम कर लेंगे। लिखने हो तो क्या लिखोगे आप इसके बारे में बताओ थोड़ा, लिखना हो तो क्या लिखोगे, चित्र में क्या देख रहे हो, बोल रहे हो बट क्या बोल रहे हो, यहां तक आवाज नहीं आ रही है मेरी। माना आर त्रिज्या का एक टोरॉइड लिया गया, या फिर ऐसे बोलो ना, टोरॉइड की डेफिनेशन लिखो पहले। टोरॉइड होता क्या है, लिखना नहीं है, पहले देख लो, मैं लिख ही देता हूँ सारा। टोरॉइड होता क्या है, एक परिनालिका होती है, परिनालिका को जो वृत्तीय शेप में डाल दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, टोरॉइड कहलाता है। ओके, और क्या लिख सकते हो, कितने एम्पियर की धारा बह रही है, उसकी परिधि कितनी हो जाएगी। माना किसी टोरॉइड बोलेंगे, टोरॉइड लिखेंगे में कितनी एम्पियर की धारा बह रही है, स्मॉल आई कैपिटल आई, देख लो बुक के हिसाब से डिपेंड, किसी में स्मॉल किसी में कैपिटल लिखा है, हमें स्मॉल लिखने की आदत पड़ी है तो स्मॉल ही लिखते हैं। माना किसी टोरॉइड में स्मॉल एम धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है दोहरी है, तथा मान लो कि टोरॉइड में, जैसा पिछले बार माना था, माना टोरॉइड में प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, n। माना तथा इसमें या टोरॉइड में प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, फेरों की संख्या n है। क्या बोल रहे हो, तथा इसमें तथा प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। ठीक है, मैं छूट गया, अच्छा सॉरी, तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। ठीक है, और ये वृत्त की परिधि बना रहे हैं, तो इस इंटीग्रेशन डीएल का इंटीग्रेशन करोगे स्वल्पांश को तो क्या बनेगा, 2 पाई r। चलो इतना तो सब पता ही है हमें। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एम्पियर के नियम में जो लेफ्ट हैंड साइड था उसको खोलो, क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल। तो हमें पता है क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल, इसमें लिमिट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। बी डी एल बराबर, खोलो जरा, डॉट प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस थीटा, इतना तो पता चल गया हमें, बी डी एल कॉस थीटा। थीटा में बता दो, डायरेक्ट लिख देते हैं आंसर। थीटा कितना होगा यहाँ पे, क्यों होगा थीटा 0, क्योंकि बी और डीएल के बीच का एंगल कितना है, सेम ही है। ठीक है, या फिर लिख लो, अभी के लिए पूरा ही लिख दो, बी डी एल कॉस थीटा। और यहाँ पे आपको पता है इंटीग्रेशन जब करते हैं तो छोटे टर्म का इंटीग्रेशन होता है। इसमें छोटा कौन है, जो डी के शेप में होगा, डीएल। तो इंटीग्रेशन का चिन्ह मैं यहाँ लेकर आ जाता हूँ, ये तो बी इंटीग्रेशन डीएल कॉस थीटा। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ लिखने वाला काम कर देते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन डीएल कितना है, चूंकि थीटा बराबर कितना है 0 डिग्री, वह इंटीग्रेशन डीएल बराबर कितना होता है, वृत्त है। अगर ये पिछले बार क्या था, पिछले बार परिनालिका था। परिनालिका का अगर ध्यान से देखोगे, एक छोटे से हिस्से को लिया था, इंटीग्रेशन करोगे, ये छोटा सा एक लिया था ना ऐसे करके, तो छोटा सा हिस्सा लिया था हमने डीएल, ये छोटा सा हिस्सा डीएल लिया था, इंटीग्रेशन कर दिया संपूर्ण हिस्से का, तो क्या बन गया एल, क्योंकि लंबाई के शेप में आगे बढ़ रहा था। बट ये अभी लंबाई के शेप में आगे नहीं बढ़ रहा है, ये छोटा सा हिस्सा डीएल है आपका, और ये छोटा छोटा डीएल जोड़ते जाओगे तो कोई लंबा रेखा नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। इसलिए इंटीग्रेशन डीएल बराबर क्या होगा, वृत्त की परिधि। और कितनी होती है वृत्त की परिधि, और क्योंकि हमने यहाँ पे सेंटर से पी की बीच की दूरी, मतलब पी है जो अक्ष है, दूरी आर ली है, इसलिए क्या हो जाएगा 2 पाई आर। ये इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है आपका रिफ्रेशर अलग कंपनी का हो, तो हो सकता है आर किसी का ए दिया हो, तो 2 पाई ए हो जाएगा वहाँ पे, और सेम है तो ठीक ही है, 2 पाई आर। समझ गए, बस वैल्यू पुट करो। लेफ्ट साइड तो सेम ही रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड बी डी एल बराबर बी इंटीग्रेशन डीएल का आंसर 2 पाई
कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो लिखूं या छोड़ दूं ऐसे ही? ठीक है, समझ गए ना, थीटा बराबर 0। चलो ठीक है, समझ ही जाओगे, कॉस 0 बराबर कितना हो जाएगा 1। तो ये आप एक इक्वेशन डाल के छोड़ दो, एक इक्वेशन डाल के छोड़ दो। ओके यार, एग्जामिनर कभी कभी हरामी होते हैं थोड़े, जो जितने बुढ़े होते हैं ना उतने हरामी होते हैं। अक्सर स्टेप का नंबर काट देंगे, लिख ही देते हैं, कॉस थीटा को लिख देते हैं कॉस 0 डिग्री। क्यों अपना एक नंबर कटवाएं भला, कोई बात नहीं, एक लाइन बढ़ी जाए। b 2 पाई r हो गया। अब इसे डालो इक्वेशन 1। ओके, अब बताओ इसके आगे क्या होगा, खुद बताओ। एम्पियर का नियम में क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल हमने सॉल्व कर लिया है। सेकंड साइड क्या बचता है, म्यू 0 आई बचता है सेकंड साइड। अब म्यू 0 आई के लिए कैसे सॉल्व करोगे, अब देखो, जैसे पिछले बार हमने लिखा था, पिछले बार की डेरिवेशन में क्या लिखा था हमने लास्ट टाइम, जब हम म्यू 0 आई लिख रहे थे, आपकी वर्डिंग कुछ इस टाइप की थी। माना प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, जैसे यहां लिखा भी है मैंने, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तब l लंबाई वाले परिनालिका में फेरों की संख्या nl होगी। परिनालिका के केस में क्या कर रहा है कि l लंबाई की यदि परिनालिका है तो उसमें फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी nl। इसमें परिनालिका लंबाई तो नहीं बना रही है, परिधि बना रही है, इसलिए हम कह सकते हैं 2 पाई r परिधि वाली परिनालिका में फेरों की संख्या कितनी होगी n के 2 पाई r, और फेरों की संख्या कितनी है n। मैं समझा दे रहा हूं अभी मैं जो बोल रहा हूं ना, देखो क्या लिखना है, माना प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो या फिर इस लाइन को मुझे यहाँ रिपीट ही करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, इसको रिपीट करना पड़ेगा, तो उसको ऊपर ना लिखो, यही लिखो, नीचे ही लिखो। क्या लिख सकते हैं, माना प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, n से दिखाते हैं ना, n है, अतः पिछले बार का वर्डिंग क्या था हमारा, पिछले बार हमने लिखा था परिनालिका के केस में कि l लंबाई वाले परिनालिका में, क्योंकि लंबाई था, इस बार वृत्त है, तो वृत्त के केस में लंबाई लेते हैं कि परिधि लेते हैं, परिधि लेते हैं, इसलिए अतः 2 पाई r परिधि वाले क्या है ये, टोरॉइड में फेरों की संख्या में, या कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या कितना हो जाएगा, संख्या बराबर 2 पाई r। देखो पूरी परिधि कितनी है 2 पाई r, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो पूरी परिधि में कितनी हो जाएगी 2 पाई r n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई r n, ये हो गया। अब सिंपल एम्पियर का नियम क्या होता है, इंटीग्रेशन बी डीएल बराबर म्यू 0 आई। ये जब सिंपल था म्यू 0 आई तब था जब एक ही फेरा है, कोई इसमें टेंशन नहीं है, बट इस केस में क्या आ जाएगा म्यू 0 2 पाई r n आई। ठीक है, ऐसे केस में करंट कौन सी बहेगी 2 पाई r n आई, पूरी उसमें क्या कहते हैं टोरॉइड में। देखो समझने की कोशिश करो, ये आई करंट सिर्फ एक उसमें, आई धीरे धीरे करके बहुत बार बह रही है, क्योंकि जितने बार वो कुंडली, जितने बार वो मुड़ेगी उतनी बार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जितनी ज्यादा उसको कुंडली लोगे, एक एकांक लंबाई में जितनी कुंडलियों की संख्या बढ़ेगी उतनी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगी। इसीलिए जो पंखा वगैरह बनाया जाता है, पंखा को अगर अंदर से देखा होगा तो तांबे का तार या और भी एलिमेंट के तार लपेटे हुए रहते हैं, और प्रति एकांक लंबाई में जितनी तार लपेटे हुए रहेंगे उतनी ज्यादा पंखे का जो क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है, मोटर की जो एफिशिएंसी होती है उतनी बेस्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यदि एकांक लंबाई में सिर्फ n फेरे हैं तो 2 पाई r परिधि वाले पूरी टोरॉइड के केस में कितने फेरे होंगे टोटल, तो 2 पाई r इंटू
n, पूरी परिधि को n से गुणा कर दो। तो अतः एम्पियर के नियम से ये वाला हिस्सा आ रहा है कैमरे में, आ जाएगा। एम्पियर के नियम से, अतः आ रहा है ना पक्का, एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से क्या हो जाएगा, क्या होता है एम्पियर के नियम, इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर क्या होता है, म्यू जीरो आई होता है। यहां के केस में आई की जगह हम क्या लिखेंगे, आई के साथ 2 पाई एन 2 पाई आर एन, ठीक है, क्योंकि इतने सारे फेरे भी हैं। जब सिंगल एक फेरा होता तो हम लिख देते ना, हर बार लिख देते एन आई करके, या 2 फेरे होते तो 2 आई, 10 फेरे होते तो 10 आई। यहाँ पे फेरे नहीं है, यहाँ पे इस फॉर्मूले के रूप में है। तो म्यू जीरो बराबर 2 पाई आर एन, ये तो ये हो गया, और लास्ट में क्या था आई। ये जो 2 पाई, ये तो सिंपल बी वैल्यू डालोगे बी डी एल का इक्वेशन 1 से आंसर आ जाएगा एकदम। देखो अगर आप बुक को एकदम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो या सीरीज वगैरह, तब उस म्यू जीरो 2 पाई आर एन आई की जगह उन्होंने ये किया होगा, इन्होंने आई की वैल्यू निकाली होगी, आई की जगह लिखा होगा इन्होंने 2 पाई आर एन, और हो सकता है सो आई जीरो या कैपिटल आई लिखा हो, तब जाकर वैल्यू पुट किया हो। ऐसे भी करोगे, कर सकते हो, बट क्या जरूरत है, जब सीधा सीधा आंसर लिख सकते हो तो, जब सीधा सीधा समझ में आ रहा है तो घुमाने की जरूरत नहीं है। अब देखो इंटीग्रेशन बी डी एल, लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, कितना आया था आंसर, बी 2 पाई आर इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो ये आप ला चुके हो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1, या फिर सिंपल इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की वैल्यू कितनी थी इंटीग्रेशन बी डी एल का, बी 2 पाई। इसके बाद का प्रोसेस आपको पता होगा, बी की वैल्यू निकालना है, जो कटेगा कटेगा, जो बचा छोड़ देंगे। राइट हैंड साइड क्या बच गया ऊपर, बी जीरो 2 पाई आर एन आई, कुछ कटा 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया। निकाल क्या रहे हैं हम, निकाल तो रहे हम चुंबकीय क्षेत्र, हम निकाल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र बी। तो बी बराबर 2 पाई आर तो कट गया, बचा क्या म्यू जीरो एन आई। यही आंसर आया था सोलेनॉइड में, ठीक है। ये हुआ आपका आंसर, दोनों के केस में सेम आंसर था, ये आंसर है, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर, म्यू जीरो एन आई फेरों की संख्या हो गई। कुछ डिफिकल्ट था, कॉन्सेप्ट वही लगा है, डायग्राम चेंज होगा तो थोड़ा बहुत अंदर चेंज होगा, बाकी कॉन्सेप्ट हमेशा सारे डेरिवेशन में सेम लग रहा है। गॉस पर में हमने पढ़ा, उसमें 3-4 एप्लीकेशन थी, सारी एप्लीकेशन एक ही कॉन्सेप्ट पे चल रहा था, ये भी सारी एक ही कॉन्सेप्ट पे चलते जा रहा है। बीडीएल को इधर से बीडीएल को सॉल्व करो, जब बीडीएल सॉल्व हो जाए तो उधर म्यू जीरो आई एन आई जो भी है उसको लाओ, दोनों हो गए तो एक इक्वेशन एक साथ रख दो, आंसर आ जाएगा, कटने वाला कटेगा, आंसर आ जाएगा। हो गया, उतार लो इसको डायग्राम में। अच्छा इसमें एक लाइन अच्छा नहीं लग रहा है, एक और लाइन ऐड कर लो। माना किसी टोरॉइड में आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण बिंदु P पर, जिसके या फिर जिसके कारण अक्ष पर क्या बोलो, टोरॉइड के केंद्र से r दूरी पर बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र, हाँ सही है, लिख सकते हैं, ये लिख सकते हो इसके साथ, टोरॉइड या टोराइड के केंद्र से r दूरी पर r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा वो आप उतार लो पूरा, ठीक है। डायग्राम देख लो, डायग्राम में क्या सुधारना है। डायग्राम में बीच में मैंने एक अक्ष बनाया था और आई एम्पियर की धारा, ये स्वल्पांश ले लिया, इसलिए बोला था डायग्राम थोड़ा बड़ा होना। उतार लो इसको पूरा, कुछ पूछना तो पूछो जल्दी से।